तो 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग है। इससे पहले बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जनसुराज में 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे के बाद अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे ने विपक्षी खेमे में नई हलचल पैदा कर दी है। इससे सत्ता पक्ष को आरजेडी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तक आरजेडी पर तंज कस रहा है। तो आज टू द पॉइंट में इसी पे चर्चा करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बिहार में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वहीं आरजेडी में अंदर खाने में उठापटक भी जारी है। एक और तेजस्वी यादव बाहर है तो दूसरी तरफ पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर उपचुनाव पर सारे देश की नजर है, हो भी क्यों नहीं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार के लिए पहला बड़ा इम्तिहान है। सीएम से पीएम तक बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद पहली बार कैंडिडेट बनकर मैदान में हैं। लेकिन आरजेडी एक अलग ही जोन में है। पार्टी ने रेखा गुप्ता को कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन सहयोगी दलों से एक बार बातचीत तक नहीं की। कांग्रेस की शिकायत सामने आई तो सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई, लेकिन चुनाव की सारी गतिविधि से नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को जैसे कोई मतलब ही नहीं। वो कहां है, कब तक पटना आएंगे, उपचुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं, किसी को नहीं पता। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक। अब आलम यह है कि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर दिया, लापता तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि बिहार की जनता आरजेडी से पूछ रही है कि अपने नेता को कहां छुपा रखा है। विधानसभा से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, इस बात से सब। आरएलएम के विधायक माधव आनंद का दावा है कि आरजेडी के विधायक और सांसद एनडीए में मिलना चाहते हैं। आरजेडी में तो कुछ बचा ही नहीं। अब कितने विधायक, मैं तो सदन के बाहर भी आप लोग के माध्यम से कई बार कहा, आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में देखा न, जितनी बातें मैं दावा कर रहा था कि हमारे पास केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, हम लोग सबके सब सीट जीते, आप सब लोगों ने देखा है उसको। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी के जो थोड़े बहुत विधायक हैं वो भी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग का 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बाकी है, आप देखते जाइए, वो सब लोग भी सम्राट सांसद भी टूटेंगे, क्योंकि अभय कुशवाहा भी सम्राट मोदी से मुलाकात किया है, उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। जब हम कह रहे हैं पार्टी ही नहीं बचेगी तो पार्टी में ही तो सांसद और विधायक होते हैं ना। ऑलरेडी जो उनके सांसद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, सार्वजनिक रूप से मिले हैं, सबको पता है, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनमें अगर वो आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एनडीए में ज्वाइनिंग होगी आरजेडी नेताओं की। अब एनडीए में का तो कुनबा इतना बड़ा है कि हम सब लोग को समाहित कर लें। जो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं और हम लोगों के सिद्धांतों में आना चाहते हैं तो सबका स्वागत करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर जेडीयू ने केरलम में उनके प्रचार से जोड़कर तंज किया है। महत्वपूर्ण यह था कि विधायक दल का नेता हम बने रहे, विपक्ष के नेता। तो रेखा गुप्ता कौन खेत के मूली हैं? अरे भाई हम है ना भाई, अब अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच हम समझौता करावे कि हम अब उपचुनाव का प्रचार करते चले हैं। जब से केरलम में जाके भाषण दिए अंग्रेजी में, मलयालम में नहीं दे करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और यही कारण है कि उपचुनाव को इन्होंने दरकिनार कर दिया। कहा दुनिया में शांति हो जाएगा तो एक सीट हारिए जाएंगे तो कौन, हारना तय है। बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए बड़ा मौका लेकर आया है।
अगर वे बांकीपुर से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीतने का श्रेय मिलेगा। वे खुद को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी आवाज के तौर पर पेश कर सकते हैं। एनडीए इस खतरे से वाकिफ है, इसलिए जितना जोर बांकीपुर में प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, एनडीए के रणनीतिकार उससे भी ज्यादा जोर वहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की नहीं चलेगी। आरजेडी का हालत खस्ता, उनके पार्टी से भी लोग छोड़ रहे हैं सर, प्रशांत किशोर के लोग लोग छोड़ दिए, सब दूसरे दल में जा रहे हैं। 30 जुलाई को 3 असेंबली सीटों बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात की मांजलपुर के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश की नजरें सबसे ज्यादा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर ही है। सवाल है, क्या बिहार में नेता प्रतिपक्ष को बांकीपुर में हार और जीत की अहमियत का एहसास है? मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बांकीपुर उपचुनाव और सबसे ज़्यादा सवालों में आरजेडी है, क्योंकि मौजूदा समय में आरजेडी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, नेता प्रतिपक्ष गायब है, तमाम बड़े नेता गायब हैं और ऊपर से अब इतने बड़े लीडर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अभी तक इस्तीफा पत्र नहीं मिला, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने यही कहा कि हमने पार्टी छोड़ दी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़े हैं आरजेडी से, क्योंकि आज इन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। तो दिनेश जी समझ लेते हैं। दिनेश जी, आखिर माजरा क्या दिक्कत हो रही? इतना महत्वपूर्ण चुनाव, एक संदेश आप दे सकते हैं पूरे देश भर में कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट पे चुनाव जीतना और उसके बाद तमाम चीज़ों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब है। दीपक जी, वन इंटरव्यू है क्या? डिबेट में कोई दिख नहीं रहा? ना, और भी जुड़ रहे हैं सर। आप ही से पहला सवाल है, अभी बाकी और लोग जुड़ रहे हैं। आवाज इको हो रहा, थोड़ा आवाज सही कराइए। आवाज ठीक करवा लेते हैं, आप जवाब दे दीजिए सर। आरजेडी गायब क्यों है पूरे बांकीपुर से? दीपक जी, आपको मालूम है कि आरजेडी ही सबसे आगे दिख रही है और आपको गायब लग रहा है, आश्चर्य की बात है। आरजेडी के इस बार जो माहौल है उससे भाजपा इतनी घबराई कि आनन फानन में कैंडिडेट को बदलना पड़ा उनको। दूसरा कैंडिडेट जो है उनकी क्या स्थिति है वो देख रहा है जनता, और बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया कि बाप बेटा के कार्यकाल देखा है, उसके इतना लंबा समय के बाद भी बांकीपुर बदहाल स्थिति में है, जो विकास होना चाहिए नहीं है। और इस बार पूरा मन बना चुका है कि नहीं, किसी एक परिवार की, एक पिता पुत्र की विरासत नहीं है और इस पर बदलने का माहौल है। और रेखा गुप्ता जी, अब देखिएगा इस बार अच्छे मतों के साथ विजयी होने जा रहे हैं। तो आपको गायब कैसे दिख रहा है? गायब तो कहीं नहीं है। बीजेपी की स्थिति बहुत पतली हो गई है। ये जो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष इसलिए नहीं पहुंचे उस दिन कि वो इस देश में नहीं है, बिहार में नहीं है। जिस दिन नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, आप एनडीए की तरफ से आपने देखा तमाम लोग पहुंच गए थे। तो जो मजबूती के साथ वो लोग चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन में ऐसा नहीं दिखता। महागठबंधन के और घटक दल थे, उनके भी लीडर वहाँ मौजूद नहीं थे। सर, आपने कहा कि आरजेडी के तेजस्वी जी नहीं पहुंचे थे और आपने कहा एनडीए के तमाम लोग पहुंचे थे। दोनों बात को जरा गौर कीजिए। एनडीए के तमाम लोग पहुंचे थे, आपको दिखा, और महागठबंधन के तमाम लोग पहुंचे नहीं दिखा आपको। महागठबंधन में आप एक आदमी नहीं दिखा था, आप बोल रहे हैं कि नहीं पहुंचे। और नहीं, महागठबंधन में राजेश कुमार नहीं थे सर। वहाँ से हमने उमेश कुशवाहा को देखा, हमने संजय झा को देखा, हमने आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष को देखा, हमने जो उनके जीतन नामा जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुँचे थे। कम से कम उनके तमाम जो घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पे। आप नीतीश जी को क्यों नहीं खोज लिया वहाँ पे जब आप आरएलएम पर देख रहे थे? अरे मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के भी जो घटक दल थे उन सब पार्टी के नेता थे वहां पे। और कल भी आपने देखा कि पार्टी कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं की बैठक हुई और रणनीति बन रही है। और आप तेजस्वी जी ठीक है किसी कारण से देश में नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कितनी सक्रियता से पार्टी ऑफिस में आए दिन बैठक हो रही है, चर्चा चल रही है और एक अच्छे मतांतर के साथ यह चुनाव जीतने की रणनीति बनी हुई है। और हम लोग वहां घूम रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता, तमाम नेता
बांट कर क्षेत्र को बाकी लोग घूम रहे हैं और रेखा जी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ तक तो आज तो कई लीडर ने एनडीए का ये कह दिया कि तेजस्वी यादव गायब है, इससे अच्छा है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ दे, कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो बेहतर होगा। आज नीरज कुमार कह रहे थे यही बात को। देखिए नीरज कुमार जी को क्या स्थिति है, उनको तो अपना कुछ भी अपना टीआरपी के लिए बोलते रहना है। जब नेता प्रतिपक्ष नहीं है तब तो इतना बौखलाए हुए हैं, अगर रहे तो पता नहीं उन लोग कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए नीरज कुमार जैसे लोग को। तो उनकी अपनी बौखलाहट है, उनकी अपनी छटपटाहट है, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा होंगे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं उस पर चुनाव में। वो तो बेचारा कहीं से अपना माइक को एक देख के अपना कुछ बोल के अपनी टीआरपी बचाए रखते हैं। तो नीरज कुमार जी क्या बात कर रहे हैं, नेताजी के अनुपस्थिति में इतने बड़ा है, नेताजी रहते तो पता नहीं क्या होता है। इस बार पूरी तरह एनडीए छटपटाहट में है कि जो एक लंबे समय तक सीट उनके थी भाजपा के एक परिवार के नवीन जी की और उनके पिताजी के पास थी, वह सीट एनडीए से खिसकता दिख रहा है, भाजपा से खिसकता दिख रहा है। क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि कैसे जब से सरकार बनी है तब से कितनी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, राजधानी में हत्याएं हो रही हैं, ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं। और जिसकी आज देखे होंगे आप जंतर मंतर में भरत तिवारी की मां बहन कह रही है कि उनको न्याय नहीं मिला, जहानाबाद की बेटी नीत की उसकी मां परिवार कह रहा है न्याय नहीं मिला। और आप देखा कि बंटी यादव की किस तरह से हत्या हुई, मतलब तमाम तरह से पूरे डिरेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद आर्थिक रूप से इतना कंगाल हो गई है सरकार कि अब गांव में जबरदस्ती टैक्स वसूलने की फरमान जारी कर रहा है, स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो मतलब स्थिति है कि और असंवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है कि आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे इतने बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति के 19 दिन से बुक पे बात करने के लिए आखड़ में है। उसके बाद राम मंदिर में जो चोरी हुआ उस पर मुंह नहीं खुल रहा है, जाहिर सी बात संलिप्तता है। तो स्थिति ये है कि पूरी तरह से चारों तरफ से चित हो रहे हैं। तो ये बौखलाहट में अपनी कुछ बात कर रहे हैं। चलिए, कमलदेव नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलदेव नारायण शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से। कमलदेव जी, क्या लग रहा है बांकीपुर चुनाव? क्योंकि देख रहे हैं तो एक तरफ जनसुराज के तमाम लीडर छोड़ रहे हैं पार्टी, दूसरी तरफ आरजेडी के आज प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी, तो ऐसे में तो महागठबंधन की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी सर वहाँ पर। जी, बांकीपुर का चुनाव हम पहले भी कहा था कि वहाँ भाजपा और जनता के बीच चुनाव है। वहाँ कौन पार्टी से कौन छोड़ रहा है, कौन पार्टी आ रहा है, कौन पार्टी जा रहा है, उसका कोई पब्लिक डोमेन में कोई असर नहीं है। पब्लिक मौन बना चुकी है कि वहाँ एनडीए को हराना है और एनडीए को हराएगी। क्योंकि जो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है एनडीए के खिलाफ, उसका असर और पहिलका लिटमस टेस्ट बांकीपुर विधानसभा चुनाव है जिसमें रिजल्ट दिखाई देगा। बांकीपुर विधानसभा के चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं है, वर्तमान माहौल में जो देश की स्थिति है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो जी, चाहे विदेश नीति में समाप्त होने की मामला हो, इस सारे चीजों का इफेक्ट बांकीपुर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। ठीक है। और आप देखे होंगे कि बीजेपी कितना भयभीत है कि एक वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र रहा है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, इसके बाद भी बीजेपी 40-40 वहां स्टार प्रचारक का नोटिफिकेशन करके लगा रही है। केंद्र सरकार के मैक्सिमम मंत्री, बिहार सरकार के मैक्सिमम मंत्री वहां इन्वॉल्व है। तो इससे जनता में के प्रति जो रुझान देख रहा है बीजेपी, उससे कितना भयभीत है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए वहां चुनाव जनता लड़ेगी, जनता लड़ रही है और जनता इस बार एनडीए को वहां हराएगी। चलिए, ठीक है। पद्मा ओझा जी हमारे साथ जनसुराज पार्टी से जुड़ी हैं। पद्मा जी, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या कुछ निकलेगा? क्योंकि आप लोग चुनावी मैदान में तो हैं, तो एक तरफ आपके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ दे रहे हैं, कल भी 3 लीडर आपके बीजेपी में शामिल हो गए। मैडम, ऑडियो चेक कर लीजिएगा, म्यूट है शायद आपका। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं जो पार्टी छोड़ कर गए हैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ ये भी है कि जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं, आपने देखा होगा कि
वो बेशक उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन वो सक्रिय नहीं थे, तो उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात कि आज जो बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे और कोई दौड़ में नहीं है, तो वो तो समय बताएगा, क्योंकि जो उनका घमंड है कि हम किसे भी चाहे लड़ा सकते हैं, बीजेपी लड़ाए तो बीजेपी ही जीतेगा, तो ये जो उनका अहम है वो टूटने वाला है। क्योंकि यहाँ की जनता को ये बात बहुत बुरी लगी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे उम्मीदवार देंगे, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है, बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता है, वो बेवकूफ है कि हम किसी को भी अगर नेता बनाएंगे, हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता आंख बंद करके में मोदी जी के नाम पर वोट देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता भी समझ रही है कि अगर हमको लीड करने के लिए कोई आ रहा है तो वो किस तरह का व्यक्ति है। दूसरा, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जिस तरह से नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ करके और सम्राट चौधरी जी को थोपा गया है, उसको जनता कतई स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्योंकि उनके आने के बाद जिस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, आज ही हम लोग महिला की मीटिंग कर रहे थे और महिलाएं इतनी आक्रोशित है कि इनके राज्य में, सम्राट चौधरी जी के राज्य में, कल एक जज जिस तरह का फैसला सुनाता है महिलाओं को लेकर, उससे महिलाएं जो है वो बहुत एग्रेसिव है कि आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है उस पे कोई नहीं बोल रहा है। उस पे जो यहाँ के नेता हैं वो कुछ नहीं, और जो अभी हमारे यहाँ के बीजेपी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनको तो पता ही नहीं है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। तो चुनाव है वो मुद्दों पे लड़ी जाती है और वो आएंगे तो क्या करेंगे। वो यही कह रहे कि नितिन नवीन जी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो नितिन नवीन जी ने तो सुरक्षा दी नहीं। उनके ही बांकीपुर में और पटना में जिस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही है, कोई उस पे बोल नहीं रहा है। विपक्ष को विदेश यात्रा से कोई फुर्सत नहीं है कि वो बोलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे आए दिन यादव को कल बच्चे को मारा गया, वहाँ पे पुलिस का भी, प्रशासन का भी हालात देखिए कि जब मर जाता है तब कहते हैं कि अपराधी है। अगर वो अपराधी था तो आपको पहले से नहीं पता था। ये बहुत गलत बात है कि वैसे ही भरत तिवारी के मरने के बाद लिखा जा रहा है, अपने ट्वीट में अपराधी लिखते हैं। कौन सा अपराध उन पे तय हुआ था कि वो अपराधी हो गए। तो यहाँ के प्रशासन और पुलिस का ये आदत हो गया है कि लोग जब एक तो उनको मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, उसके बाद मरने के बाद उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन को ये अधिकार दिया किसने कि वो कहेंगे कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है। तो ये मुद्दे, ये ना पढ़ाई की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना पलायन की बात करते हैं, एक विकास की बात करते हैं। और जिस तरह से बांकीपुर में विकास हुआ है वो तो आप सब जब जा रहे होंगे तो गली गली देख रहे होंगे कि क्या विकास हुआ है। 1 घंटे की बारिश में पूरा पटना, रोड, नाला, सड़क सब नाला ही बन जा रहा है। तो ये हालात है, इस तरह के विकास है और इससे जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त है। चाहे आप जितना गेम खेलिए, कहिए कि उनके पास पैसा है और जितना उन पे थोपना है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो पैसे वाले हैं और बहरूपिया है, जिस तरह के इनलीगल फोटो लगाए जा रहे हैं अभी आचार संहिता में, कि उनको ये समझ नहीं रहे कि यहाँ पे जनता और भड़क रही है। जो भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं उससे जनता भड़क रही है और जनता को समझ में आ रहा है और सभी के चाल चेहरे के बारे में पता चल रहा है। अब आप इंतजार कीजिए 3 तारीख का और 30 तारीख को जो वोट होगा उसका, उस दिन ठीक है। डॉक्टर दिनेश जी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, बांकीपुर इस बार आप लोग निकाल लेंगे, एक देश में मैसेज देंगे? क्योंकि सामने प्रशांत किशोर जी भी हैं और वो बहुत एग्रेसिव और मुद्दों को रख के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी हैं या किसी बाकी और कैंडिडेट हो, सबका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और लड़ सकता है जी, और उसका स्वागत हम करते हैं कि अधिक से अधिक का उम्मीदवार चुनाव लड़े। दूसरी बात है कि आप संदेश देने की बात आप जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी संदेश बाद में देगी, जनता पहले संदेश देगी।
भाजपा का जो अहंकार है, किसी को लड़ा के जिताने का, कुत्ता बिल्ली तक लड़ा के जिताने का जो उन लोग का अहंकार मन में पल गया है, तो एक बार बाकी पूरी जनता उनको संदेश दे देगी कि हम आपके गुलाम नहीं है कि आप जिसको खड़ा कर दीजिए, किसी को उठा दीजिए, हम जिता देंगे हम। तो यह संदेश तो देगी, जब बाकी पूरी जनता संदेश देगी, उसके बाद आरजेडी के उम्मीदवार जीत के आएंगे तो आप जैसे मीडिया के लोग खुद ही संदेश उनको दे देंगे कि बिहार में जो सरकारी संसाधनों के, सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग से जो सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री तो कहीं बेखल दखल करके पलायन करना पड़ा और सम्राट चौधरी को थोप दिया गया, उसके बाद बिहार बदहाल तेजी हुआ, तो वह उसके बाद जो आक्रोश और गुस्सा है वह राजधानी पटना में जो बांकीपुर उपचुनाव है वहां से वह संकेत सामने आएगा कि किस तरह से बदहाल बिहार को तेजी से बनाया जा रहा है और कितनी असंवेदनशील सरकार है और पुलिस को लठैत बनाया जा रहा है। उन्हें जब उनके सहारे हत्याएं की सरकार अगर करने लगे, इनकाउंटर के आड़ में हत्याएं करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वह कोई भी जनता और खासकर राजधानी के अंदर जाके, राजधानी के बुद्धिजीवी जनता, पढ़ी लिखी जनता, वो वैसी सरकार पसंद नहीं करेगी। तो इस बार बांकीपुर की जनता संदेश देने जा रही है और राजद से रेखा जी जीत के आएंगे इस बार। चलिए ठीक है। कमलदेव नारायण जी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कहाँ है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि सबसे ज्यादा साइलेंट कांग्रेस पार्टी दिख रहा है शुरू से ही अभी तक। कांग्रेस पार्टी की भूमिका मैं पहले भी आपको कहा था कि जनता के साथ है, आरजेडी के साथ नहीं है सर। एनडीए से तबाह है, जनता के साथ है। अच्छा, हम जनता की बात करते हैं, जनता वहां बदलाव चाहती है। अब बदलाव का सेहरा कौन पहनेगा वो जनता बताएगी, समय बताएगा, लेकिन वहां बीजेपी को चुनाव हारना है, यह तय है। बांकीपुर का चुनाव दलीय आधार से ऊपर है, जातीय आधार से भी ऊपर है। यहाँ का चुनाव कौज पर होगा, यहाँ के चुनाव छात्रों के इशू पर होगा, बेरोजगारों के इशू पर होगा। बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार में एक बार भी किसी इशू पर बात किया है क्या? न बेरोजगारी पर बात करता है, न पेपर लीक पर बात करता है, न मंदिर चोरी पर बात करता है। चंदा चोरी इतना हुआ, एक शब्द महामानव कहाँ बोल रहे हैं? जो महामानव राम मंदिर के निर्माण से लेके जी, शिलान्यास से लेके और राम लाला को वहां लाने तक का श्रेय लेते थे, तो चंदा चोरी का श्रेय कौन लेगा? महामानव का मुंह क्यों बंद है? जो मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहते थे, आज वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं? मनमोहन सिंह जी मौन रख के भी बहुत कुछ किया, और आप जो इतना भाषण देते थे, हमेशा मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। आज चंदा चोरी पर, चढ़ावा चोरी पर जनता जानना चाहती है, क्योंकि यह मामला सीधे प्रधानमंत्री हाउस से जुड़ा हुआ है। और जो एफआईआर हुआ है या एसआईटी का गठन हुआ है, यह आईवास है। यह बड़े नेकेट को बचाने के बात हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं इसमें इन्वॉल्व है, आरएसएस के लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। मोहन भागवत आज हिंदू की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखे होंगे कि बांकीपुर के नॉमिनेशन में जय श्री राम का नारा कहां गया? राम को बेचने वाले लोग राम के घर में डकैती करते हैं। यह मैंने नहीं कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जी बराबर पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक के सिंडिकेट के चेयरमैन हैं, इसके बाद भी कैबिनेट में बने हुए हैं जी। इसके बाद किस नैतिकता की बात बीजेपी करती है? छात्रों के इशू पर कोई बोल नहीं रही है। माननीय राहुल जी का प्रोग्राम था देहरादून में, सब स्वीकृति मिलने के बाद आपने एक बार कैंसिल कर दिया। क्यों भय है आपको? भयभीत क्यों है छात्रों के आवाज पर? ठीक है, छात्रों को जवाब देना होगा। चलो ठीक है। बांकीपुर के लोग पूछेगा, हाँ, बांकीपुर के लोग पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय का क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का माल। छात्र यहां से पलायन क्यों कर रहे हैं? ठीक है। बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? आपका पुलिस इतना निरंकुश क्यों हो गया है? भरत तिवारी को मार दे रहे हो, इनकाउंटर में मार दे रहे हो, मर्डर कर दे रहे हो। बंटी जादव देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाता है तो षड्यंत्र करके उसको मार दे रहे हो। इस ढंग का निरंकुश शासन कौन अलाउ किया तुमको? जनता पूछेगी इस पर। जन लोकतंत्र में यह नहीं होता है।
किसी को किसी का मर्डर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक है, कानून अपने हिसाब से काम करती है। अगर अपराधी भी है तो उसको दंड देने का अधिकार कोर्ट को है। कोई पुलिस किसी को नहीं मार सकती है। इनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने का जो सिलसिला बढ़ा हुआ है, इसके बारे में जनता पूछेगी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएं डेली जो है अपमानित हो रही हैं। ठीक है सर, इस बिंदु पर पूछेगी महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं। बांकीपुर का चुनाव जनता लड़ रही है, बीजेपी एक साइड में है और आम जनता एक साइड में है। चलिए ठीक है, बीजेपी को वहां हारना है। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम रिएक्शन भी लेंगे, पद्मा जी से भी और आरजेडी से भी, और भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ध्वस्त पार्टी है और उनके नेता लापता हैं। बिहार में एक सीट पर चुनाव का समय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब है। नेता प्रतिपक्ष की अपनी एक जवाबदेही होती है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष को कोई मतलब नहीं है। आरजेडी तो है ही ध्वस्त पार्टी पहले ही से। अब आरजेडी के नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में, और उनका आता पता ही नहीं रहता है। कहीं कोई घटना घटे, कहीं कुछ बात हो, सरकार की कुछ कमी हो, तो विपक्ष की जवाबदेही है उसको उजागर करना। लेकिन खुद ही जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा? हो रहा है। नीरज कुमार भी ट्वीट किए हैं सर कि तेजस्वी यादव लापता है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यहाँ होना चाहिए। जनता के बीच कहीं कोई समस्या हो तो विपक्ष के नेता हैं, उनको जाना चाहिए, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना चाहिए। अभी एक जगह उपचुनाव भी है, लेकिन गायब हैं। अब गायब भी हैं तो लोग कहते हैं कि विदेश में है, पता नहीं हमको कि कहाँ है, लेकिन कहीं भी हो। वहीं तेजस्वी यादव के गायब रहने पर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने बांकीपुर उपचुनाव के बीच आरजेडी के नेता के गायब रहने पर बड़ा हमला बोला। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। लोग अपने अपने पार्टी के काम से जाते हैं। मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊंगी। जितने भी अलग अलग दल के लोग हैं अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे। इसी प्रकार हम लोगों को, वोटर्स को बताएंगे कि हमारी पार्टी की क्या व्यवस्था है, हमारी क्या विचारधारा है। यही करने के लिए जाना है कि विपक्ष तो कभी सदन में रहता ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो हमको लगता है कि हमेशा कहीं बाहर। हाँ, चलिए, अच्छा रहेगा कि नेता प्रतिपक्ष सदन की गंभीरता को, बिहार की गंभीरता को समझते हुए अगर सदन में रहते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी पहल है। भाई हमें तो चाहता हूँ रहें, लेकिन वो स्वयं रहना नहीं चाहते हैं। वो हम तो नहीं देखे कभी, आप भी तो हमेशा कवर करते हैं। अब विदेश गए हैं कि कहाँ गए हैं ये तो स्वयं वही बताएंगे। लोग कतनो सर पटक ले, दुनिया पटक के मार जा रहा है। भाई एनडीए सरकार में कुछ होने देता है। और हम तो वो मुद्दे उठाए जो बेहद गंभीर है। और इस बार जो हम मुद्दे उठाने जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, आउटसोर्सिंग रिलेटेड मुद्दे जो हैं। और ये जो बिहार में जो हालात बने हैं, माइंडसेट जो बना है, बंटी यादव की हत्या है, इस तरह की जो चीजें हो रही है, ऐसा लगता है कि ये जो इनकाउंटर हाफ या फुल जो भी हुआ है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो समझिए इन अपराधियों का कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशनल या यूं कहें कि सत्ता से पोषित आज तक है, उसको भय नहीं है, तभी तो इस तरह की घटना घट रही है। इन सारे मुद्दों को मैं उठा के ले जाऊंगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इसमें टू द पॉइंट में। लगातार जिस तरह की स्थिति है, नीतीश कछावा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। नीतीश जी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बांकीपुर में, क्या स्थिति है इस बार भारतीय जनता पार्टी की? एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता का विश्वास आदरणीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, संजय सरावगी जी के नेतृत्व में जी एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक बूथ लेवल के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी नीरज सिन्हा जी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई कसर नहीं है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो
चाहे जनसुराज हो, चाहे किसी भी दल हो, लड़ाई में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत दर्ज करने जा रही है। निश्चित रहिए, जान लीजिए, कोई लड़ाई में नहीं है। तो आपको नहीं लगता है जो हाल फिलहाल के मुद्दे हैं, चाहे फिर महंगाई हो, भरत तिवारी मामला हो, बंटी यादव हत्या हो, और इसके अलावा बहुत सारे नीट छात्रा मामले, ये सब मामले आपको नुकसान करेंगे इस बार इस चुनाव में? का मामला हो, माननीय सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया, न्यायिक जांच चल रही है। चाहे किसी भी प्रकार का घटना हो बिहार में, सरकार हमेशा संवेदनशील है और गरीबों के साथ है, जरूरतमंदों के साथ है। अपराधी किसी भी दर्जा का हो, यदि अपराध करता है या तो नेपाल भाग जाए या तो बिहार में उसका एनकाउंटर होगा, नहीं तो सलाखों के भीतर जाएगा। अपराधी बच नहीं सकता है, आम जनों का जान नहीं ले सकता है। इसमें जान लीजिए, एनडीए की सरकार है और एनडीए पूर्ण बहुमत से बाकी चुनाव जीतने जा रही है। मतलब अभी सम्राट जी के सरकार में अब अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाए, और पहले जब नीतीश जी की सरकार थी उस दौरान इसका मतलब सुरक्षित था वो बिहार में? नहीं, नीतीश जी की पार्टी अलायंस है, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश जी हो या सम्राट जी हो, सभी हम लोग एक है। एनडीए के जितने भी घटक दल है एक है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। चलिए ठीक है, डॉक्टर दिनेश जी सुन रहे हैं आप? बाकी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का। अरे सब छोड़िए ना, आज भी मधुबनी में हमने देखा किस तरीके से पुलिस वालों से ही गाड़ी छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया बंदूक के दम पे। आज की तारीख की मैं बात बता रहा हूँ मधुबनी में, और वो लड़का जो छीनने वाला था वो नेपाल पहुंच गया। जो सच्चाई है, चुनाव की बात करिएगा, एनडीए पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, कोई लड़ाई में नहीं है, जान लीजिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपको लगता है जिस मुद्दे को ये गिनवा रहे हैं कानून व्यवस्था, ये वो हम तो डेली देखते हैं, कभी इनके पुलिस पदाधिकारी शराब पीते नजर आते हैं। पटना में हमने देखा कल एक इंस्पेक्टर शराब पीते धूत मिले, एक आज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हमने लखीसराय में देखा शराब पीते पकड़े गए, ड्रग्स इंस्पेक्टर पकड़े गए। तो इनकी तो स्थिति मतलब स्क्रीन पे एनडीए वाले कुछ भी कह लें, टीवी पे कुछ भी बोल लें, अखबार में कुछ भी कह लें, जमीन पे धरातल पे सबको पता है क्या स्थिति है बिहार की। दिनेश जी, अब दीपक जी आप देख ही रहे हैं कि उपचुनाव हो रहा है और भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहा है पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। हमको तो लगा कि कहेंगे पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहा है, बार बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जी ने खुद बयान दिया था कि तमाम पदाधिकारी रात में शराब पी रहे हैं, और उसका आपने जो उदाहरण दिया वो दिख रहे हैं। यानी एनडीए के नेता भी मान रहे हैं कि प्रशासन शराब माफियाओं से मिली हुई है, या उसमें एक तरह से पैरेलल एक सिंडिकेट चल रहा है जिसका कि नुकसान टैक्स का नुकसान बिहार सरकार झेल रही है, और उसका फायदा एनडीए के नेताओं को आर्थिक लाभ ले रहा है, और पूरी तरह से कालाबाजारी चल रहा है। दूसरी तरफ आप एक बयान सुना रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी का, जो कि खुद डगरा के बैगन की तरह राजनीति करते हैं, कब किधर विलय करेंगे, कब नई पार्टी बनाएंगे, बार बार। उसके बाद नैतिकता बता रहे हैं। उनका बेटा लगातार बिना सदस्य बने हुए कई महीनों से मंत्री है, कोर्ट में मामला चल रहा है। वैसे लोग भी नैतिकता और सिद्धांत की बात करते हैं। वो जो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते थे, कॉलेजियम से भी बड़ा कॉलेजियम खुद चला रहे हैं बेटा को मंत्री बना के। तो वैसे बेशर्मी से राजनीति करने वाले लोग अगर दूसरे को सिद्धांत की बात करें तो आश्चर्य होगा। बात हम कर रहे हैं कि बिहार में जब से सरकार सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद क्या स्थिति है आप देखेंगे कि बिहार में हत्या के साथ साथ बलात्कार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और जो ये कर रहे अपराधी बार बार छोड़ दे, खुद ही सामूहिक हत्या के आरोपी रहे और जेल में रहे हैं, और वो कह रहे अपराधी छोड़ दें। ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी अपराधियों को पाल रखे थे। दूसरी बात कि अपराधियों के पास हथियार दिखाते हैं, तो 2 दशक से जब इनकी सरकार थी, सुशासन की सरकार थी, तो ये अवैध हथियार कहाँ से आए? और जो इनके
ठीक है इनको उतरा रहे हैं नीतीश जी, तो आप बता दीजिए कि नीट छात्रा में आपको जो सीबीआई या जो जांच हो रहा था, वो तो आज तक कहाँ फाइल है पता ही नहीं चलता है नीट छात्रा मामले में। आपने जब FIR किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो DSP को प्रमोशन दे रहे हैं। चले ठीक है और तमाम लगातार हो रहा है और आर्थिक रूप से डावाडोल स्थिति है, वेतन समय से दे नहीं पा रहे हैं। तो आप सिर्फ हवा गाल बजा रहे हैं, आप चारों तरफ से बोल रहे संवेदनशील है, आपकी संवेदनहीनता तो इतनी है इनके यहाँ कि ये विरोध को सुनने को तैयार नहीं है। जब छात्र आते हैं आंदोलन करने तो लाठियां बरसाते हैं, जब आमरण अनशन पे भूख हड़ताल पे कोई बैठता 18 दिन 19 दिन तक तो ये बात करने तक नहीं जाते हैं। जबकि यूपीए की सरकार उनसे वार्ता करती थी, संवाद करती थी, कोर्ट का रहा है कि जान का कीमत है, उनकी जान की रखवाली की जाए, उनसे बात किया जाए, उसके बाद भी ठीक है कमलदेव जी से भी सुन लेते हैं। नितेश जी ठीक है, की जनता देख रही है और बाकीपुर की जनता देख रही है कि कैसे लोगों को वे सरकार चला रहा है, कितनी संवेदनहीनता चला रहा है, जिनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस बार वह मौका मिलेगा, इनका हिसाब किताब बाकी। चले ठीक है कमलदेव जी, कमलदेव बस ठीक है, आप 3 तारीख का इंतजार कीजिए। चले कमलदेव जी, देखिए एक और महत्वपूर्ण है, बाकीपुर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनसुराज को एक के बाद एक झटके लगे, आरजेडी की तरफ से आज मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा की घोषणा कर दी, बाकायदा कई केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो ये सन्न थे कि भाई ये क्या, मतलब इतने बड़े लीडर अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है और पार्टी को समझना चाहिए। आपको लग रहा है ये चुनाव के बीच में इस तरह की स्थिति पार्टी को नुकसान नहीं देगा? चुनाव में मृत्युंजय जी के इस्तीफा को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। देखिए ऐसे भी मृत्युंजय जी कहीं जा नहीं रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात किए हुए ही रहेंगे। हाँ ठीक है दिनेश जी, ठीक है बोलिए कमलदेव जी, बोलिए। दीपक जी मैं पहले भी आपको कहा कि पार्टी का राजनीति क्या हो रहा है, पार्टी के कौन नेता कहां जा रहे हैं, बांकीपुर चुनाव में इसका कोई असर नहीं है। बांकीपुर चुनाव में छात्रों के गुंज में सबका आवाज लुप्त हो जाएगा। यहाँ केवल पब्लिक कॉज पर, छात्रों के गुंज पर चुनाव का निर्णय जनता लेगी और जनता मूड बना चुकी है कि बांकीपुर में बीजेपी का सफाया करना है। ठीक है, बांकीपुर का चुनाव केवल बिहार का एक सीट का चुनाव नहीं है। हाँ, बांकीपुर का चुनाव पूरे देश में जो हालात हमारे छात्र और युवाओं का बना है और जिसके लिए जननायक राहुल जी छात्रों के गुंज के हिसाब से सब जगह जाकर छात्रों की समस्याओं को सुन रहे हैं। पार्टी बेसिस पर कोई बात नहीं हो रही है, कॉज बेसिस पर बात हो रही है, इशू बेस पर बात हो रही है और उसी बेस पर बांकीपुर विधानसभा का चुनाव इस बार होगा। जितने भी दल हैं कितना हूं छटपटा ले। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बात कह रहे थे, विरोधी दल के नेता के अनुपस्थित रहने के संदर्भ में उपेंद्र कुशवाहा जी या कोई भी एनडीए गठबंधन के जो दल हैं जी, उनकी राजनीतिक सूचिता क्या है। यही जीतन राम मांझी जी कुछ दिन पहले कहे थे कि साहब यहाँ अफसर रात में शराब पीते हैं, नेता रात में शराब पीते हैं और आप देखे होंगे कि पुलिस अफसर दिन में ही शराब पी के डिमला रहा। यहाँ पुलिस निरंकुश होके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए भरत तिवारी उनको मार दिया। जो पुलिस संरक्षण में देह व्यापार चल रहा था उस पर आवाज उठाया बंटी यादव, उसको मार दिया। आप ही कह रहे थे कि मधुबनी में आज जो घटना हुई पुलिस का ही छीन लिया है सामान। तो इस ढंग का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है, आपके यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, छात्रों का पलायन चरम सीमा पर है, सारे एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, जो रोजगार देना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, कहीं कोई समन्वय नहीं है, सारा विभाग अपने ढंग से लूट खसोट में लगा हुआ है। वैसी स्थिति में यहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता काफी संवेदनशील है
पढ़ी लिखी है और देश और राज्य के हालात को देखते हुए यह निर्णय ले चुकी है कि यहाँ बीजेपी को इस बार हराना है। परिणाम उसी साइड में जाएगा, दल चाहे जो अपना खेल करते रहे। चलिए ठीक है। पद्मा जी, आपको भरोसा है इस बार चुनाव आयोग पे? क्योंकि अगर चुनाव की स्थितियां अलग हुई, विपरीत हुई, आपके पार्टी के अनुसार नहीं हुई, तो आप लोग तो आरोप नहीं लगाएंगे ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे? ऑडियो देखिएगा मैडम, म्यूट तो। हाँ बोलिए। डबल इंजन की सरकार जिस 2025 में जिस तरह से उन्होंने किया कि 10-10 हजार रुपए बांट दिए, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस बार भी कुछ इस तरह की खेला ना करें। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, और लोग भी इस बार काफी सतर्क है। यहाँ की प्रबुद्ध जो जनता है वो ऐसी बात कर रही है कि नहीं, हम लोग को इस बार समझ में आ गया है और एक बार बदलाव करना जरूरी है। वो ये मानते हैं कि बीजेपी का जो अहंकार है उसको एक बार उसका झटका देना जरूरी है, क्योंकि वो जिस तरह से यहाँ की जनता को हल्के में लिया है, वही बात कि कुत्ते बिल्ली को लड़ा देंगे। और मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि उन्होंने बहुत जमीनी स्तर के एक व्यक्ति को यहाँ पे विधायक का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या वो प्रत्याशी, उसके पास बांकीपुर के लिए क्या रोड मैप है, वो क्या करेगा? वो 2 शब्द सही बोल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और जनता ऐसे अपना मुखिया कैसे स्वीकार कर लेगी, ये बात वो अब समझ रही है कि जो इन्हें अहंकार हो गया है उस अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। जिस तरह से नितिन नवीन जी अपनी रैली में हनुमान जी के चेहरे बना करके और अपना झंडा लहरवा रहे हैं, उससे यहाँ की जनता जो है वो काफी आहत है। सबसे बड़ी बात कि ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो काम क्या करेंगे, इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। सिर्फ डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे उसके बारे में तो बात कर लो। क्यों यहाँ की जनता आपको वोट देगी उसके बारे में तो बात कर लो। जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिए जनता वोट देगी। जो बंटी यादव के साथ हुआ, जो अपना तिवारी जी के साथ हुआ, वो उसके लिए वोट देंगे। जो 2 बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ उसके लिए वोट देंगे। इस बार जनता जो है हर एक बात को याद करके रखी है, और वो अब तय कर ली है कि इनको इनका रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो ये अहंकार हो गया है उस अहंकार को कम करना होगा, और ये बांकीपुर की जनता ही तय करेगी। एक तो बिहार का मुखिया बना के पिछले दरवाजे से रख दिया, अब वही काम वो बांकीपुर में भी कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता वो सहने वाली नहीं है, उसका वो बदला लेगी। जरूर ये मैसेज भेजेगी, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता जो है वो प्रबुद्ध है, पटना जो है वो पूरे बिहार का दिल है। तो इस दिल से यहाँ से वो मैसेज जरूर पूरे बिहार में जाएगा। बीजेपी का जो छलावा है, जो उसका चाल चरित्र चेहरा है, कहती कुछ और है कैमरे पर और करती कुछ और है। यहाँ से सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों का सफाया करेंगे, जो खुद अपराधी वहाँ मुखिया बन बैठा है, वो क्या अपराधी का सफाया करेगा? वो क्या महिलाओं की सुरक्षा करेगा? कहता है कि जात देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो। ये क्या इसकी बिहार की रक्षा करेंगे? तो अब यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि बदलाव करेंगे। कोई जनसुराज और प्रशांत किशोर जीतने वाले नहीं है। इस बार जो जीत होगा वो जनता की जीत होगी। ठीक है, और आप देखिएगा कि जनता इस बार सही निर्णय। नितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, नितेश कछापा जी। नितेश जी, इस बार आप लोग आपके जो उम्मीदवार हैं, हमने उनका बयान सुना, मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि मीडिया वाले भी कंफ्यूज हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारी है। कुछ सोचा भी है, कुछ समझा भी है, बैकग्राउंड उनका हिस्ट्री कुछ देखा भी है, या बस उतार दिया गया है? मतलब ऐसे ऐसे बयान वो मीडिया में दे देते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये छोटे लीडर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, या वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ऊपर लीडर हैं ये। नहीं, हमारी बात आपके पास पहुंच रही है क्या?
क्या बोल रहे हैं सर? हमारी बात आपके हाँ पास बिल्कुल पहुंच रही है, आप बोलिए बोलिए सर। हमारी बात आपके पास पहुंच रही है साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए ना। तो आप सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक मंडल अध्यक्ष बूथ लेवल के पदाधिकारी को भी टिकट देने का काम करती है। तो बांकीपुर का जीता जागता सबूत है। और बांकीपुर विधानसभा में वैसे बोला जाए तब तो फिर दिनेश जी बैठे हैं, वो तो कह देंगे हम तो बर्तन धोने वाली, कपड़ा धोने वाली लोगों को भी हमने टिकट दिया है और सदन तक पहुंचाया है। वैसे तो बिहार में बहुत सारे उदाहरण है आरजेडी के पास। कोई लड़ाई में कहीं नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बोलिए, आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, आदरणीय संजय सराबी के नेतृत्व में, ठीक है, आदरणीय नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, ये उनका सीट है, उनका परंपरागत सीट है, उनके पिताजी हैं। चलिए ठीक है, इनका आवाज़ नहीं आ रहा नीतीश जी का। दिनेश जी को स्क्रीन पर लाइए। दिनेश जी देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उम्मीदवार के बारे में हमने पूछा तो मंडल अध्यक्ष को हमने ले आया, कार्यकर्ताओं को हम टिकट देते, फिर तो हम आरजेडी की बेशक आलोचना कर लें या चाहे जो भी जिस दृष्टिकोण से देख ले, आरजेडी ने तो ऐसे गरीब परिवारों को ज़्यादा आगे बढ़ाया है। सर जी बेशक लालू जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की एक यही पहचान रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में लाए और नेता बनाए और सदन में भेजे। जैसे वो जो आप देखेंगे कि कई ऐसे नेता जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर रहे, वो क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनको एमएलसी सदन में बना के भेजा है। वो आज ही नहीं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बना उसके बाद भी देखिए 93 में कई अति पिछड़ा जातियां जो कि सदन में कभी पहुंची नहीं थी, उन जातियों के नेताओं को उन्होंने भेजा। और आज भी आप देख रहे हैं उर्मिला ठाकुर जी हैं या हमारे मुनि रजक जी हैं या तमाम इस तरह के बहुत सारे नेता मिलेंगे आपको, गया से भी एक सूबेदार जी, तो उस तरह के। और आप नीतीश जी के जो लहजे देखे, आंगुले ऐसे ऐसे करके जैसे लग रहा है कि हड़काने बैठे हैं, मतलब गुंडा वाले एकदम डिबेट करने आए हुए हैं, लग रहा था वो डरा देंगे सबको। अरे भाई देखिए, तय तो आप किसको उतारे हैं, वो नहीं उतारे हैं तो जनता तय कर देगी कि जनता को अगर पसंद होगा जो उम्मीदवार उसको वोट देंगे। और जनता विश्लेषण करेगी कि आपका सरकार बन रही है। और बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव है, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद। और भाजपा के जो बड़े बड़े दावे हुआ करते थे, जो आप मैथिली जी का सुना रहे थे बयान, जो पश्चिम बंगाल में जाके महिला सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे थे, बिहार पे मुंह नहीं खोल पाती हैं। तो अब बिहार के बांकीपुर की जनता उनका परीक्षण करेगी, ठीक है, मूल्यांकन करेगी। अब हम उनके बांकीपुर की जनता के ही मूल्यांकन पे छोड़ देते हैं तो वो क्या मूल्यांकन करते हैं और किसे जिताते हैं। हम लोग अपने आश्वस्त हैं कि इस बार उन्होंने कि वो बच्चे से मूल्यांकन करेंगे, इनके कार्यकाल देख चुके हैं और हम लोग सदन में जाएंगे बांकीपुर से भी। चलिए ठीक है। कमलदेव जी, एक रिएक्शन आपसे कि इस पूरे चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। अभी तो इस संदर्भ में हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का सीधा टारगेट है कि हमको बीजेपी का हराना है, चाहे किस कोई भी जीत जाए। यह टारगेट केवल बांकीपुर, एक सेकंड दीपक जी, यह टारगेट केवल बांकीपुर चुनाव के लिए नहीं है, पूरे देश में आप देखे होंगे कि बीजेपी के हर कर्मों के खिलाफ अगर विदेश नीति गड़बड़ है आवाज उठाते हैं राहुल जी। आज छात्रों के साथ जो समस्याएं हैं, छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं राहुल जी। बेरोजगारी के इश्यू को उठा रहे हैं राहुल जी। निश्चित रूप से कांग्रेस का टारगेट है भाजपा को हराना, ठीक है, और उस मिशन में कांग्रेस जनता के साथ है। और आपने सुना होगा कि जन सुराज के भी प्रवक्ता और आरजेडी के भी प्रवक्ता कहे कि यहाँ का निर्णय जनता लेगी और निश्चित रूप से बांकीपुर का निर्णय छात्रों के गुंज पर आधारित होगा और छात्रों के गुंज में बीजेपी हवा हो जाएगी, इस पर कहीं कोई यति नहीं है।
चलिए ठीक है सर, शुक्रिया, आप चारों जुड़े और अपने कीमती समय दिया, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बांकीपुर उपचुनाव और इस बार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है। देखना होगा किस तरीके से आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। विपक्ष के तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनसे सहयोग लेकर इस चुनाव पर बीजेपी का किला जो है उसको ध्वस्त करने का काम करती है। टू द पॉइंट में विकल्प बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।